be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे कैसे पाकिस्तान यूक्रेन की जो स्ट्रैटेजी है या टैक्टिक्स हैं जो खासकर वो अप्लाई कर रहा है रशिया के खिलाफ, और इतने लंबे टाइम तक रशिया यूक्रेन के ऊपर सक्सेस नहीं पा पाया है, उसके पीछे है काफी सारी यूक्रेन स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स। लेकिन खास बात यह है कि अब पाकिस्तान पूरा मन बना चुका है कि वो कैसे कॉपी या स्टडी करे यूक्रेन की स्ट्रैटेजीज को और टैक्टिक्स को, जो वो रशिया के खिलाफ कर रहा है वैसा ही पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कर सके। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट यह है कि आप सबको याद होगा जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया एंड देन उसके बाद में उनके मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, जो नंबर लगभग दर्जन था, यानी 12 नंबर तक कहा, जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान के 11 मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। और उसमें सबसे बड़ी ये चीज थी कि हां, हम मिलिट्री वाइज या फिर एयर सुपरियोरिटी वाइज ज्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, और स्ट्रैटेजिकली भी हमने बहुत अच्छे से प्लान किया था, जिससे हम उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर पाए थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों ने एक चीज पे ध्यान दिया, वो थी ज्योग्राफिकल ताकत। यानी कि जब आप इंडिया की ज्योग्राफी देखेंगे तो जो हमें डेप्थ, चाहे से वो चौड़ाई में देखने को मिले या लंबाई में देखने को मिले, जो हमें डेप्थ इंडिया में देखने को मिलती है वही डेप्थ पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। अब समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जब आप इंडिया की चौड़ाई देखेंगे या विड्थ देखेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको अराउंड 2933 किलोमीटर या 182 माइल्स दिखेगी। और वहीं पे अगर आप नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड देखेंगे तो वो इंडिया का 3214 किलोमीटर देखने को मिलेगा। वहीं पे आप इसको पाकिस्तान से कंपेयर कीजिए। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट विथ देखेंगे तो पाकिस्तान की विथ है सिर्फ 1125 किलोमीटर, और अगर आप नॉर्थ साउथ देखेंगे तो इट इज अराउंड 1600 किलोमीटर। अब इससे हुआ क्या, देखिए समझिए मेरी बात। पाकिस्तान की जो चौड़ाई है या फिर जो लंबाई है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो होता यह है कि जो सामने वाला नेशन है, खासकर इंडिया, इसके लिए आसान हो जाता है कि आपकी टेरिटरी में आके आपके ही असेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके, टारगेट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है जो यहां पे लोकेटेड है, यहां पे लोकेटेड है, यहां पे लोकेटेड है, अलग अलग जगह लोकेटेड है और स्प्रेड है, फैला हुआ है। तो अगेन पाकिस्तान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो मिसाइल्स को भी भेजते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। फाइटर जेट्स अगर अंदर आने की कोशिश करते हैं तो चांसेस ये हैं कि फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और यही जो ताकत है हमारी ज्योग्राफिकल डेप्थ, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और यही वीकनेस बनी पाकिस्तान की, क्योंकि उनकी इतनी डेप्थ नहीं है, ना उनकी लंबाई इतनी ज्यादा है और ना ही चौड़ाई। और इसी की वजह से हम एक साथ इतने बेसिस को, इतने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर पाए। लेकिन अगर कभी नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट हुआ तो पाकिस्तान एग्जैक्टली यूक्रेन की टैक्टिक्स को कॉपी करेगा या फिर उन्हीं की स्ट्रैटेजीज को सीखने की कोशिश, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा जो उन्होंने रशिया के खिलाफ किया। अगेन, यूक्रेन की अगर आप साइज कंपेयर करेंगे रशिया से तो बहुत कम है और बहुत छोटी है, लेकिन आज भी वॉर में आप ये नहीं कह सकते कि क्या यूक्रेन पूरी तरीके से डिफीट किया जा चुका है। और खासकर जब यूक्रेन अब मॉस्को तक पहुंच चुका है, जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम इतना शक्तिशाली और ताकत है। लेकिन वो स्ट्रैटेजीज हैं क्या, उससे पहले आप समझिए ये मैं कह क्यों रहा हूं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब हमारे प्रधानमंत्री एड्रेस दे रहे थे पूरे भारत को, तब उन्होंने कहा था कि हम जब चाहें कोई से भी रीजन में, कहीं भी, कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है पाकिस्तान में जो सेफ हो। लेकिन उसके बाद में आप आसिम मुनीर का एक इंटरव्यू भूल गए होंगे, जब अगस्त में वो यूएसए में थे और वहां पे टेम्पा फ्लोरिडा में एक प्राइवेट डिनर अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब हम इंडिया पे अटैक करेंगे ना, तो इंडिया पे ईस्ट टू वेस्ट अटैक किया जाएगा। और यहां पे वो बात कर रहे थे इंडिया की ज्योग्राफी की, कि जो इंडिया की ताकत है ना, हम उसको कमजोरी बनाएंगे इंडिया की और उसी तरीके से अटैक करेंगे। लेकिन सर, चाहे से पाकिस्तान कितनी ही मिसाइल प्रोग्राम्स ले आए, मिसाइल का टेस्ट करना शुरू कर दे, फाइटर जेट्स एडवांस से एडवांस ले ले, अगेन ज्योग्राफिकल डेप्थ तो वही रहेगी ना। तो ऐसी क्या टैक्टिक है जो पाकिस्तान यूक्रेन से सीख रहा है? और शायद आपने अभी गेस भी कर लिया होगा। लेकिन उसको समझने से पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया 19,999 में एक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा और 888 पर मंथ में आप इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। अब इस आर्टिकल में लिखा क्या गया है? इसमें लिखा गया
कि जब भी कोई नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट और वॉर होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2026 में बताई जा रही है और मे बी इन फ्यूचर कभी ना कभी तो होगी, तो उसमें पाकिस्तान अब वही टैक्टिक्स पढ़ रहा है जो यूक्रेन इस्तेमाल करता है अगेंस्ट रशिया। आप समझिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी ना, तब रशिया के पास में वही एडवांटेज था जो इंडिया के पास में है, अगेन ज्योग्राफिकल डेप्थ। और साथ साथ में रशिया के पास में एक और एडवांटेज था, दैट इज ह्यूज मिसाइल एडवांटेज। वो मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन जो है उसमें ये कमी है, वो उनकी एक सबसे कम वीकनेस है कि उनके पास में कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है। हालांकि उनको यूरोप और यूएस बैक कर रहा है, बट कितना बैक करेगा, कितना सपोर्ट करेगा, इसीलिए फिर यूक्रेन इस्तेमाल करता है और एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप करता है, दैट इज कि हम लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल करें, जहां पे हजारों की तादाद में हर दिन यूक्रेन जो है ड्रोन्स भेजता हुआ नजर आता है, जिससे वो रशिया को टारगेट कर सके। इसीलिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, चाहे आप यूएई ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, इन सब ने क्यों यूक्रेन के साथ में एक डील साइन करी? बिकॉज यूक्रेन को एक एक्चुअली में मॉडर्न वॉरफेयर जो इस तरीके से लड़ा जा रहा है, जो कंफ्लिक्ट देखा जा रहा है, उसकी आदत है। अब उनको प्रैक्टिस है, उन्हें पता है कि रियल टाइम में ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और खासकर एडवांस टेक्नोलॉजीज, चाहे से वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो या नेविगेशन हो। और यही है यूक्रेन का सीक्रेट वेपन, जो कि अब पाकिस्तान कॉपी करता हुआ नजर आ सकता है। और सेम, क्योंकि यूक्रेन की साइज भी आप रशिया से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा कम है। यूक्रेन ने हजारों की तादाद में ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, और यहां तक ड्रोन्स लॉन्च किए हैं जो 1000 किलोमीटर अंदर है रशिया के अंदर। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री टारगेट्स को एक्सट्रीम एक्यूरेसी से टारगेट किया जाता है। और उसका रीसेंट एग्जांपल आप मई में देख सकते हैं, जब रशिया की कैपिटल मॉस्को को हिट किया गया 600 से ज्यादा ड्रोन्स में, जहां पे मॉस्को में तो बेस्ट एयर डिफेंस है, बट फिर भी वो चीज उन ड्रोन्स को टैकल नहीं कर पाई, काउंटर नहीं कर पाई। और क्या क्या डिस्ट्रॉय किया होगा यूक्रेन ने ड्रोन से? एयर डिफेंस सिस्टम हो, ऑयल रिफाइनरीज हो जिससे रशियन ऑयल आउटपुट 17% तक गिर गया, मिलिट्री रडार सिस्टम को टारगेट किया गया, उनके एम्यूनेशन बेसिस को टारगेट किया गया, हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया। और किसी भी कंफ्लिक्ट में ये सारे असेट्स अगर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं तो डेफिनेटली एक अपर एज मिलता है सामने वाले देश को। और ये यूक्रेन कर कैसे पाता है? मतलब ठीक है, ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स एंटर करते हैं, तो ऐसे तो मिसाइल भी एंटर करती है, उसको भी तो काउंटर किया जा सकता है ये डिफेंस सिस्टम के द्वारा। फाइटर जेट्स भी एंटर करते हैं, तो ड्रोन्स में खास बात क्या है? देखिए, एक होते हैं शॉर्ट रेंज ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। आपके इच्छा अनुसार या फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए ज्यादा दूरी ट्रेवल नहीं कर पा रहे तो आपके पास शॉर्ट रेंज ड्रोन्स हैं, ज्यादा बड़ी दूरी है तो आपके पास लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं। खासकर ये चीपर होते हैं, एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं होते, सैटेलाइट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टारलिंक से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रोन खुद अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग अपॉन जीपीएस। रियल टाइम में ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको ऑपरेशन स्पाइडर वेब तो याद होगा, रशियन टेरिटरी में ही पहले से ही प्लांट किए गए ड्रोन्स, और वही जाके रशियन एयरबेसेस और एयरक्राफ्ट को डैमेज करते हैं। इससे ज्यादा आप बताइए क्या होगी एक डेडली स्ट्रैटेजी जब हम बात करते हैं यूक्रेन के लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज ड्रोन्स की। और ड्रोन्स में एक खास बात यह होती है कि अगर आप इनकी फ्लाई देखेंगे, मतलब ये अगर आप देखेंगे जमीन से कितना ऊपर ये उड़ते हैं, तो आप देखेंगे 10 से 50 मीटर ये जस्ट अबव ग्राउंड उड़ते रहते हैं, जिसे हम नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग कहते हैं। रेडार्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती, ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम मिस कर देती हैं, और फिर उसके बाद में ऐसा लगता है कि ये वीडियो गेम खेल रहे हैं, बट थ्रेट, खतरा एकदम रियल है। और यही चीज है। तो चाहे से आप एक्यूरेसी देखिए, आप देखिए चीप है, लो अबव द ग्राउंड, बहुत ही लो पैरामीटर पे या लो बेस पे ये फ्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन सब सारी चीजों वजह से ये डेडली बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान कैसे कॉपी कर पाएगा यूक्रेन को? देखिए, जहां पे एक तरफ है चाइना, एक तरफ है तुर्की। ये हमारे हमारे बार बार हमारे डीजीएमओज ने भी कहा, इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी कहा कि किस तरीके से जब पाकिस्तान हमारे साथ में लड़ रहा था तो हम सिर्फ एक देश के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना के साथ भी लड़ रहे थे और तुर्की के साथ भी लड़ रहे थे। तो एक तरफ तुर्की भी इनको ड्रोन्स प्रोवाइड करेगा, चाइना भी ड्रोन्स प्रोवाइड करेगा, और यहां तक नेविगेशन की बात आई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात आई, तो जो अगर यूएस जीपीएस देने से मना भी कर दे तो चाइना की जो बेदूर सैटेलाइट है, उन सैटेलाइट से ये कम्युनिकेशन और नेविगेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और पाकिस्तान से ऐसे ड्रोन्स को लॉन्च किया जा सकता है जो हमारी ताकत है उसको हमारी कमजोरी बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट वॉर होगी कैसे? मतलब क्या क्या हो सकता है? अब ये सिर्फ मेरा मानना है कि अब जब आने वाले टाइम पे आप वॉर देखेंगे, तो अगर वो चलती है लंबे टाइम तक, तो पाकिस्तान हजारों की तादाद में आपके यहाँ ड्रोन्स भेजेगा। ड्रोन्स बहुत ही कम ऊंचाई पे फ्लाई कर रहे होंगे, जिससे रडार डिटेक्ट ना कर पाए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम शायद मिस कर दे। और
खास बात यह है कि ड्रोन जो है ना कन्वेंशनल पाथ फॉलो नहीं करते कि ये स्ट्रेट पाथ में जाएंगे और अटैक करेंगे। तो अगेन अगर आपका पता ही चल गया कि ये रास्ता आपका है तो आपको टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। दे फॉलो अनकन्वेंशनल पाथ, स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करते, स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री आपको देखने को नहीं मिलती और फिर धीरे धीरे देखेंगे कि जो इंडियन एयर बेसेस है उन पे हिट किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो सकता है। कुछ ड्रोन जो है एयर डिफेंस सिस्टम अगर उनको टैकल भी कर ले तो कुछ ड्रोन सिस्टम गेट थ्रू कर सकते हैं और फिर आप पावर प्लांट्स हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, इंडस्ट्रीज हो, वहां पे भी अटैक देखने को मिल सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया कुछ करेगा नहीं। अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन एक्सपर्ट्स भी इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यूक्रेन की ड्रोन टैक्टिक्स क्या है, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है जिससे हम काउंटर ड्रोन सिस्टम लेके आए, ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, एयर डिफेंस सिस्टम पे काम करें। और खास बात यह है कि ऐसे जो एयर डिफेंस गैप्स हैं उनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पाकिस्तान उन्हीं गैप्स को एक्सप्लॉइट करेगा। और इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकता है मिशन सुदर्शन चक्र। लेकिन बात यह है ना कि यह पूरा डेवलप होगा 2035 तक। ये एक ऐसी शील्ड होगी, एक ऐसा इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम होगा, चाहे से ड्रोन्स हो, सेट आपके डिफेंस मिसाइल्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो, उन सबको काउंटर किया जा सकता है। और खासकर जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पब्लिक प्लेसेस हैं, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, फेस सेंटर्स, उन सबको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये होगा पूरे 10 साल में एंड दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न कि नेक्स्ट अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल में पाकिस्तान के साथ में कन्फ्लिक्ट और वॉर होती है और वो ड्रोन्स का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो क्या इंडिया के पास में कोई जवाब होगा? क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे पास में अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेयर डिफेंस सिस्टम थे एंड आई नो दैट वी आर केपेबल इनफ टू डिफेंड अवरसेल्फ एंड नॉट ओनली डिफेंड, हम अटैक भी कर सकते हैं, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं क्योंकि वही ज्योग्राफिकल डेप्थ आपको हेल्प करेगी कि आप लंबे टाइम तक लड़ पाएं। बट पाकिस्तान के साथ में वो केस नहीं होगा और खासकर जब आप एकदम बॉर्डरिंग नेशन है। लेकिन हमें प्रोएक्टिव रहना होगा, हमें स्ट्रैटेजीज को स्टडी करना होगा, हम कैसे काउंटर कर सकते हैं और साइड बाय साइड हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना होगा। और अगर मिशन सुदर्शन चक्र में इतना टाइम लग रहा है तो एटलीस्ट जो हमारे एयर डिफेंस में गैप्स हैं उनको फुलफिल करना होगा। बिकॉज व्हेन वी आर इन अ वॉर, व्हेन वी आर इन अ कन्फ्लिक्ट, हम 1% की भी गुंजाइश नहीं रख सकते कि दैट एनिमी विल ओवरपावर अस। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। And always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.